बहू जरा एक कप चाय तो बना देना। मेरे पुराने मित्र मुझसे मिलने आए हैं और साथ में नमकीन बिस्किट भी रख देना। बहुत दिनों बाद मेरा बचपन का दोस्त आया है। रसोई में चाय के बर्तन को पटकती हुई गुंजन कहती है, पूरा दिन चाय चाय करते रहते हैं, खुद भी तीनों टाइम चाय पीते हैं और घर में अपने दोस्तों को बुलाकर चाय पिलाते रहते हैं। अभी घंटे भर पहले ही बुढ़ा बुढ़िया को चाय बनाकर दी थी और फिर से चाय बनाने की फरमाइश कर दी। मैं तो इन दोनों के लिए चाय बना बनाकर थक गई हूं। तभी रसोई में पानी लेने के लिए गुंजन का पति मुकुल आता है और कहता है, क्या हुआ गुंजन, क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, जरा अपने पिताजी को समझाओ, घर में नौकरानी नहीं लगी है जो तीनों टाइम चाय चाहिए। ऊपर से कोई गली मोहल्ले का बैठने आ जाए तो उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दे देते हैं। मुझे नहीं बनाई जाती इतनी चाय, कह दो अपने पिताजी से। गुंजन, अगर तुमसे चाय नहीं बनाई जाती तो तुम मां से कह दिया करो, वो बना देगी। क्या कह दूं तुम्हारी मां से? तुम्हारी मां जब चाय बनाने जाती है तो दूध ही दूध की चाय बना देती है, सारा दूध चाय में ही खत्म कर देती है। फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। क्या हम दूध सिर्फ चाय के लिए लेते हैं, जो हम फोकट में सबको चाय बना बनाकर पिलाते रहे? और पता है दूध कितना महंगा हो गया है? कल ही दूध वाले ने पूरे 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी जब देखो तब चाय की फरमाइश कर देते हैं। चाय पानी से नहीं बनती, उसके लिए दूध, चीनी, पत्ती सब चाहिए होता है और इन सबको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। रसोई के बाहर निर्मला जी बैठी हैं, जो अपने पति के कुर्ते की फटी जेब की सिलाई कर रही हैं। बहू बेटे की बातें उन्हें स्पष्ट सुनाई दे जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वह बीच में बोलेंगे तो अभी बहू ससुर की चाय का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देगी और फालतू की सुनने को मिलेगी। जबकि इस चाय पर कितनी बार बहस हो चुकी है। चाय की वजह से ही मेरे पति ने अपने पेंशन के पैसों से अलग से अपने लिए 1 लीटर दूध भी कटवा लिया है। लेकिन फिर भी बहू को चाय से पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत है, ना तो खुद बनाती है और ना ही मुझे बनाने देती है। तभी बैठक में बैठे हुए सज्जन सिंह जी फिर से अपनी बहू गुंजन को आवाज देते हैं, अरे बहू, अभी तक चाय बनी या नहीं बनी? किचन से तेज आवाज में गुंजन कहती है, ला रही हूं। चाय बनने में थोड़ा समय लगता है। बहू की तड़तड़ा आवाज सुनकर सज्जन सिंह जी समझ जाते हैं कि अभी घंटे भर पहले ही मैंने चाय पी है और फिर से बहू से चाय के लिए बोल दिया है, इसीलिए बहू को चाय बनाने में तकलीफ हो रही है। फिर वह कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में बेटा 2 कप चाय बैठक में टेबल पर रखकर जाता है। चाय की प्लेट में सिर्फ चाय ही है, नमकीन बिस्किट बहू ने दी ही नहीं। लेकिन अब सज्जन सिंह जी बहू से कुछ नहीं कहते। मित्र, चाय पियो, वैसे तुम्हारा इस तरफ आना कैसे हुआ? किसी खास काम से आए हो क्या? हाँ सज्जन, मैं अपनी बेटे के लिए लड़की देखने आया हूं। किसी ने मुझे आपके ही गांव का पता दिया था। फिर मुझे याद आया, मेरा दोस्त सज्जन भी तो इसी गांव का है, तो सोचा और घर के बारे में जांच पड़ताल भी कर लूंगा और मिल भी लूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया नीलेश, जो तुम मेरे पास आ गए। अब आए हो तो खाना खा पीकर जाना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ससुर जी के खाने की बात सुनकर बहुत तिलमिला जाती है। मैं खाना नहीं बनाने वाली, कान खोलकर सुन लो मां जी। अब पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, पेंशन आती है, पैसे कम हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद खर्च भी पिताजी को आधे कर लेने चाहिए। अभी भी वह वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उनको नौकरी की सैलरी आ रही हो। पता नहीं पिताजी कितने खुले हाथ के हैं। लगता है आपने उन्हें कभी रोका ही नहीं है। अगर रोका होता तो वह ऐसा कभी नहीं करते। थोड़ी देर में सज्जन सिंह जी अपने मित्र नीलेश के साथ गांव में लड़की के घर चले जाते हैं। वापस आने के बाद सज्जन सिंह जब रसोई में बहू से खाने के लिए कहते हैं तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, क्या पिताजी, कुछ तो सोच समझकर बोला करो। एक तो दिन में 4-4 चाय पीते हो, 4 बार बर्तन गंदे होते हैं, बर्तनों का ढेर लग जाता है। ऊपर से तुमने अपने दोस्त को खाने के लिए भी कह दिया। क्या जरूरत थी उन्हें घर में खाने के लिए बोलने की? जिसके घर गए थे उसी के इधर खाना खाकर खा पी के आते। बताओ, मेरी पत्नी को एक लोग का खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा नीलेश? मेरा बचपन का मित्र है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, नौकरी भी साथ में ही ज्वाइन की थी, एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। 3 साल पहले हम दोनों का रिटायरमेंट हो गया
तो अपने अपने गांव जाकर बस गए। उसके बाद हमारा मिलना ही ना हुआ। कितने सालों बाद मेरा मित्र घर आया है, तो क्या मैं उसे बिना खाना खाए घर से जाने दूंगा? हाँ हाँ, घर में खाना बनाने के लिए आपने नौकरानी लगा रखी है ना, जो दिन भर रसोई में खट रहूं। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मुझसे खाना न बनाया जाएगा। मां जी, आज का खाना तुम ही बना लो। इतना कहकर गुंजन अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। निर्मला जी ये सब देखकर बड़ी दुखी हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं, अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगे, मैं वही आप लोगों के लिए बना लूंगी। निर्मला, तुम्हें जो ठीक लगे वह बना लो। निर्मला जी जब रसोई में गई तो देखा सब्जी के नाम पर फ्रिज में एक लौकी पड़ी है। टमाटर आलू सब कुछ खत्म है। बहुत देर तक निर्मला जी सोचती रहती है, इतने दिनों बाद मेरे पति के मित्र घर आए हैं, क्या उन्हें मैं लौकी की सब्जी खिलाऊंगी? क्या सोचेंगे वह अगर बेटे से सब्जी लाने के लिए कहूंगी तो वह नहीं जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोच समझने के बाद निर्मला जी लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बना लेती हैं और साथ में लौकी का रायता भी बना लिया। मीठे में थोड़ी सी खीर बना दी। जब सारा खाना बन गया तो निर्मला जी अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। इधर गुंजन अपने पास की ही दुकान से समोसे ऑर्डर कर लेती है और चुपचाप से बहू बेटे कमरे में बैठकर समोसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज रसोई में लौकी की सब्जी बनने वाली है, जो दोनों को ही पसंद नहीं थी। मां जी, हम दोनों को भूख नहीं है, आप सबको खाना खिला दो। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब गुंजन रसोई में गई तो देखती है निर्मला जी ने खाने में लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बनाए हैं और दूध की भी खीर बना ली है। यह देखकर गुंजन भड़क जाती है। वह यह भी नहीं देखती कि बैठक में ससुर जी के मित्र बैठे हुए हैं। रसोई से ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए निर्मला जी से कहने लगती है, मां जी, तुम्हारे हवाले रसोई कर दूं तो पूरा राशन पानी खत्म कर दोगी। क्या लौकी की सब्जी नहीं बना सकती थी? कोफ्ते बनाने की क्या जरूरत थी? इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया। कोफ्ते सेकने में बूढ़े लोगों को सादा खाना ही सुहाता है। तेल मसाने का मसाले का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा दूध भी खीर में खर्च कर दिया। अब मैं किसकी चाय बनाऊं? दूध आने में पूरे 1 घंटे का समय है, तब तक बिना चाय के बैठना पड़ेगा। बहू के बड़बड़ाने की आवाज सुनकर निर्मला जी रसोई में आई और बहू को हिदायत देती हुई कहती हैं, क्या बहू, थोड़ा धीमी आवाज में बात करो, बैठक में मेहमान बैठे हुए हैं। अगर वह सुन लेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसी है हमारे घर की बहू, जो इतना तेज सुबह सुबह से ही लड़ने झगड़ने लगी। और बहू, क्या हो गया जो मैंने लौकी के कोफ्ते बना लिए? क्या अब रसोई में खाना भी मुझे तुमसे पूछकर बनाना पड़ेगा? यह रसोई मेरी भी है, तुमसे पहले मैंने इस रसोई में काम किया है। तुम तो अभी 1 साल से ही इस रसोई में काम कर रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी निकल गई है इस रसोई में खाना बनाते बनाते। मां जी, भले ही तुम्हारी पूरी जिंदगी इस रसोई में खाना बनाते हुए निकली हो, लेकिन अब मैं आ गई हूं इस रसोई में खाना बनाने के लिए, तो सारा खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। जब सारे घर का राशन पानी मैं खर्च करती हूं तो रसोई भी मेरे हिसाब से ही चलेगी। बहू की बात सुनकर निर्मला जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि बैठक में मेहमान है। अगर ज्यादा कुछ कहेंगी तो बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन निर्मला जी इतना सोच लेती हैं कि जब मेहमान चले जाएंगे तो वह अपनी बहू को समझाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। शाम को निर्मला जी अपने बहू बेटे से कहती हैं, बेटा, तुम लोगों को हमारी चाय और खाने पीने से बड़ी दिक्कत होने लगी है, जबकि रसोई का सारा राशन पानी पेंशन के पैसों से ही आता है। जितने भी पैसे आते हैं मैं सब बहू के हाथ में रख देती हूं, और जब से बहू ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली है तब से रसोई में खाने पीने का टोटा ही पड़ने लगा है। हर चीज की कमी रहती है और बहू हर चीज के खाने पीने पर पाबंदी लगाने लगी है। 6 महीने पहले तक जब राशन पानी का सारा सामान मेरे पति लेकर आते थे, तब तो बहू भर भर कर खर्च करती थी, कहीं भी कंजूसी नहीं करती थी। लेकिन अब तो ना रसोई में राशन का सामान रहता है, ना सब्जियां फल की तो बात दूर। बात सुनते ही गुंजन भड़कते हुए कहती है, तो क्या कहना चाहती हो मां जी? साफ साफ कहो, क्या सारा राशन पानी मैं खा जाती हूं? सामने रसोई में ही तो रख देती हूं। जितना खर्च होता है सब साथ ही करते हैं। हर महीने राशन पानी लेकर आती हूं
और सारा किचन के डब्ब में भरकर रख देती हूँ। अब खाने वाले भी तो बहुत लोग हैं, मैं अकेले थोड़ा खाती हूँ बहू बेटे एक ही राय होकर बोलने लगे तो निर्मला जी चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि बहू बेटे से कुछ कहना अब बेकार ही है। जब भी वह कहने जाती हैं तो दोनों ही उन पर चढ़ चढ़ाने लगते हैं। निर्मला जी बहू बेटे के बदले हुए व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थी। अपने कमरे में आकर सोचने लगती हैं कि 6 महीने पहले जब मेरे पति खुद ही राशन का सारा सामान लेकर आते थे, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। तब भी बहू खाने पीने की चीजों के लिए झगड़ रहती थी। कभी रसोई में बादाम खत्म हो गए हैं तो कभी काजू खत्म हो गए हैं। 1 किलो काजू बादाम महीने के लगाती थी। फल की टोकरियां भरी ही रहती थी। अगर थोड़े से फल रह जाए टोकरी में तो खरीदने के लिए आफत कर देती थी। अगर हम बहू से कुछ कहते कि गुंजन बेटा थोड़ा सा आराम से खर्च किया कर, अगर घर में कोई चीज खत्म हो गई है तो जरूरी नहीं है हम उसको आज के आज ही लेकर आ जाएं। कुछ चीजें रसोई में ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम 2-4 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। मां जी तुम्हें पता है मैं रोज बादाम भींग कर खाती हूँ। मेरी माँ मुझे मायके में हमेशा बादाम भींग कर खिलाती थी। खत्म हो गए हैं तो अभी जाओ। पड़ोस की दुकान तो रात को 10 बजे भी खुलवा सकते हैं। बहू रात के 10 बजे दुकान खुलवाकर अपने लिए काजू बादाम मंगवा लेती थी। पिछली बार जब मायके से आई थी तो रसोई में घी खत्म हो गया था। हालांकि मैंने अपने पति से घी लाने के लिए कह दिया था लेकिन वह लाना भूल गए। बहू जब रसोई में गई तो घी ना मिलने पर तांडव कर दिया था, तुम लोगों से घर का खर्चा नहीं चलाया जाता, लाओ मुझे 2 पेंशन के पैसे, मैं सारे घर का खर्चा चलाऊंगा। पिताजी को 0 पैसे पेंशन के मिलते हैं, इतने में तो घर का राशन पानी बहुत अच्छे से चलेगा। तुम दोनों से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा, अब मुझे पैसे दो मैं चलाऊंगा। सज्जन सिंह जी बहू की बातों को सुनकर कहते हैं, भाग्यवान एक काम करते हैं, भाग्यवान एक काम करते हैं, हम अपने पेंशन के पैसे बहू को ही दे देते हैं। अब चाहे हम खर्च करें या बहू खर्च करें, घर का राशन पानी चलना चाहिए। कम से कम हम घर में आराम से रहेंगे। आधी आधी रात को दुकान खुलवाकर सामान तो नहीं लाना पड़ेगा। फिर सारी जिम्मेदारी बहू बेटे की ही होगी। वैसे भी बुढ़ापे पर अब मुझसे इतनी भागा दौड़ी नहीं होती है कि मैं बाजार जाकर सामान लेकर आऊं। और जब से बेटे की शादी हुई है तब से मैं हर दूसरे दिन बाजार से सामान लेकर आता हूं और महीने के लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। इधर गुंजन ये सारा कल इसीलिए कर रही थी कि पेंशन के सारे पैसे उसके हाथ में आने लगे, फिर वह अपने हिसाब से पैसों को खर्च करेगी। और जैसे ही पैसे बहू के हाथ में आ गए, 1-2 महीने में उसने ठीक ठाक घर का खर्चा चलाया, लेकिन उसके बाद 5,000 में ही वह घर का सारा राशन मंगाने लगी। इसीलिए घर में चीजों की कमी होने लगी। कभी नमकीन बिस्किट खत्म हो जाते तो कभी चीनी खत्म हो जाती तो कभी चाय पत्ती। रसोई में कभी कुछ ढंग से मिलता ही नहीं। जब भी फ्रिज खोलो तो उसमें 1-2 सब्जियों के अलावा कुछ भी ना दिखाई देता। आलू प्याज भी अब 1-1 किलो ही आते और आजकल तो प्याज महंगा चल रहा है तो महीने भर से बहू ने प्याज खरीदा ही नहीं। जबकि हम राशन पानी लाते थे तो चाहे प्याज 1 रुपए किलो हो जाए या 100 रुपए किलो, बिना प्याज के बहू सब्जी नहीं बनाती थी। आज प्याज 80 रुपए किलो क्या हुआ, बहू ने प्याज लाना ही बंद कर दिया। निर्मला जी को सब समझ में आ रहा था कि बहू अति से ज्यादा पेंशन के पैसे बचा रही है और हम लोगों को खाने पीने में इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत देर तक निर्मला जी कमरे में बैठी बैठी यही सब बातें सोचती रहती हैं। तभी सज्जन सिंह जी कमरे में आते हैं और कहते हैं, अरे भगवान किस सोच में डूबी हुई हो, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूं। निर्मला, बहुत दिनों से तुमने देसी घी का आटे का हलवा नहीं बनाया है, एक काम करो मेरे लिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। पति की बात सुनकर निर्मला जी आनाकानी करने लगती हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर वह रसोई में हलवा बनाएंगे तो बहू फिर से कुछ ना कुछ कहेगी। बहू की इन सारी बातों की भनक सज्जन सिंह को पूरी तरह से नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत वह बहू को समझते थे, लेकिन इतना कुछ घर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जब निर्मला जी रसोई से निकली तो देखा बहू ने अपने लिए और बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। निर्मला जी का पोता हर्ष पिज्जा का एक टुकड़ा दादी के लिए लेकर आता है और कहता है, दादी आप पिज्जा खाओगी, बहुत टेस्टी होता है। नहीं बेटा तुम खाओ, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। ठीक है दादी मैं खा लेता हूं,
कहते हुए बेटा आंगन में इधर से उधर घूमने लगता है। कमरे से गुंजन हर्ष को आवाज लगाती हुई कहती है, हर्ष जल्दी से कमरे में आओ, हमें रेडी होकर मॉल चलना है। कल तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और उधर ही हम लोग कुछ खा पी कर आएंगे। अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। निर्मला जी को यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि बहू मेरी छोटी छोटी चीजों के लिए रोका टोकी करती है, लेकिन अपने लिए इतना सारा खर्च करती है, तब उसे खर्च दिखाई नहीं देता। मेरे 2 कप चाय में भी उसे खर्च दिखाई देने लगता है। बहू का ऐसा व्यवहार मन ही मन कटोच रहता है और वह सोचती हैं कि वह ऐसा क्या करें जिससे बहू को सही रास्ते पर लाया जा सके। बेटा तो बहू को सही रास्ते पर लाने से रहा, अगर कुछ कहती हूं तो वह भी बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं बहू को आईना दिखा सकूं, क्योंकि वह जो कर रही है वह गलत है। उसे इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसे लेकर ही हमें आंखें दिखा रही है। वह हमें इतना लाचार नहीं बनना चाहिए कि अपने ही पैसों के लिए बहू के आगे हाथ फैलाने पड़े और बहू हमारे पैसों पर ऐश करे, घूमे फिरे, अच्छा अच्छा खाए और पार्टी करे और हमें कटोरी हलवे के लिए भी इतना सोचना पड़े। पूरी रात निर्मला जी को बहू की यह सारी बातें कचोट की रही और उन्हें नींद न आई। पूरी रात करवटें बदलती रही। अब उन्होंने बहू को सबक सिखाने का सोच लिया था, इसीलिए सुबह उठते ही नहा धोकर पूजा की और रसोई में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए चल पड़ी। कल तक निर्मला जी हलवा बनाने के लिए इतना सोच रही थी, आज वह बेझिझक रसोई में देसी घी का हलवा बना रही हैं। हल्की खुशबू पूरे घर में महक जाती है। देसी घी की खुशबू से बहू रसोई में भाग आई और गैस को बंद करते हुए कहती है, मां जी क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है घी कितना महंगा है और तुम हलवा बना बना कर खा रही हो। बहू, मैं अपने पति के लिए हलवा बना रही हूं, उन्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं उन्हें हलवा खाने से मना नहीं कर सकती। अगर ससुर जी का कुछ मीठा खाने का मन है तो पीछे डब्बे में गुड़ रखा है, जाकर गुड़ की एक दली दे दो, मीठा स्वाद आ जाएगा, हलवा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाय और हलवे के चक्कर में मेरे राशन की 1 महीने की चीनी 20 दिन में ही खत्म हो जाती है, थोड़ा कम खाया पिया करो। लेकिन निर्मला जी बहू की बात नहीं सुनती, उन्हें जितना देसी घी डालकर हलवा बनाना था बना लेती हैं। बहू की एक नहीं सुनती। इधर बहू गुस्से से तिलमिलाई जा रही है और बार बार कह रही है, आने दो तुम्हारे बेटे को, तब तुम्हारी शिकायत लगाती हूं। शाम को जब बेटा अपनी मां से चिल्लाते हुए कहता है कि मां गुंजन क्या कह रही है, तुम घर में मनमानी करने लगी हो, ये सुनते ही निर्मला जी भड़क जाती हैं और गुस्सा होते हुए बेटे से कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी मां से इस तरह बात करते हुए? क्या मनमानी कर रही हूं मैं? इस घर में बस एक कटोरी हलवा बना लिया या लौकी के कोफ्ते बना लेने से ही मनमानी हो जाती है। तुम्हारी पत्नी हर हफ्ते मॉल घूमने जाती है, इतना सारा खर्च करती है, हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना मंगाती है, तब तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वह मनमानी कर रही है या फिजूल खर्ची कर रही है? मेरी छोटी छोटी चीजों पर ही तुम्हें खर्च दिखाई देता है। कभी अपनी पत्नी के खर्चों पर भी लगाम लगा कर देखो। लेकिन क्या कहूं तुमसे, तुम तो शादी के बाद एकदम से बीवी के पल्लू से बंध गए हो, तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं पेंशन के पैसे बहू को नहीं दूंगी, अपने हिसाब से घर का खर्चा चलाऊंगी अलग से। देख सकते हो मेरे साथ शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही बहू एकदम से सर पका जाती है। मां जी, ये क्या बात हुई? अपने पैसे हैं तो धोस दिखा रही हो, वापस लेने की। हाँ बहू, जो तुम्हें समझना है समझो, पर अब तुम्हारी मनमानी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 6 महीने से देख रही हूं, हर चीज के लिए परेशान करके रखा है। अपने ही घर में ऐसा व्यवहार देख रही हूं जैसे किसी पराये के घर में रह रही हूं। और सच में अगले महीने की 5 तारीख भी निकल गई, लेकिन निर्मला जी ने पेंशन के पैसे बहू बेटे को नहीं दिए। जितना भी खाने पीने का सामान लिया वह रसोई में रख दिया और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। कभी जरूरत पड़े, कोई आ जाए तो हम निकाल देंगे। इस बात पर बहू बेटे नाराज हो जाते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हुए निर्मला जी से बात नहीं करते। बहू काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। निर्मला जी ने भी सोच लिया है, बहू कितने दिन बात नहीं करेगी, आखिर है तो
मेरे घर की बहू एक ना एक दिन उसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूं वह उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूं। मैं पैसे लेकर कहाँ जाऊंगी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो समझना चाहिए कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमारा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। हमारे ही पैसे लेकर हम पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी हैं। यह उसकी अच्छी आदत नहीं है और बेटे को भी उसकी गलतियां नजर नहीं आती हैं। एक दिन निर्मला जी के मायके से उनके भाई भाभी मिलने आते हैं तो गुंजन अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। सारा खाना निर्मला जी ही बनाती हैं, लेकिन बहू के कान रसोई की तरफ ही लगे हुए हैं कि उसकी सास खाने में क्या क्या पकवान बना रही है। अपने भाई भाभी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं पीठ पीछे रसोई में अपने मायके बालों से मेरी बुराई कर रही हो। तभी निर्मला जी की भाभी कहती हैं, जी तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही? सुबह से आई हूं, देख रही हूं तुम ही रसोई में काम कर रही हो। क्या तुम्हारी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती है? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कह दिया था। आराम मिल जाएगा तो खुद ही वह रसोई में आ जाएगी। सास मां की यह बात सुनकर गुंजन चौंक जाती है। उसे तो लगा था कि उसकी सास रसोई में अपने मायके बालों से बुराई कर रही होगी, लेकिन वह तो अपनी बहू की तारीफ कर रही हैं। लेकिन गुंजन अपने कमरे से फिर भी बाहर नहीं आती है और ना ही सास के मायके बालों से मिलती जुलती है। निर्मला जी बहू के कमरे में जाकर कहा भी कि आकर उनके भाई भाभी से मिल लो, तो गुंजन ने दो टूक सा जवाब दे दिया, वह तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम ही मिलो, तुम ही उनकी आओ भगत करो, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर थोड़े दिन बाद गुंजन के मायके से उसके भाई भाभी मां शादी का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। आज गुंजन के मायके वाले आ रहे हैं, इसीलिए वह सुबह से ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई है। हालांकि रात को उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी अपने मायके बालों के लिए तरह तरह का खाना बना रही है। मायके बालों के लिए वह देसी घी में पुड़िया निकालने जा रही थी। देखा तो डब्बे में घी नहीं था। अपने पति को कई बार फोन किया, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वह फोन नहीं उठा पाया। बहू को इस तरह से रसोई में परेशान देखकर निर्मला जी अपने कमरे से घी का डिब्बा लाकर बहू को देती हुई कहती हैं, ये लो बहू घी, इससे पुड़िया निकाल लो। चाहे रहने दो, मैं ही पुड़िया निकाल देती हूँ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गुंजन को पास की कुर्सी पर बैठा हुई निर्मला जी कहती हैं, सास के ऐसे व्यवहार को देखकर गुंजन को अंदर ही अंदर गिलानी महसूस हो रही है। थोड़ी ही देर में उसके मायके से सभी लोग आ गए, साथ में उसकी मां भी आई है। मां के हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा है। एक कोने में ले जाकर गुंजन के हाथ में थमा हुए कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए एक मिठाई का डिब्बा ही ला पाई हूं, तुम्हें तो पता है घर के सारे खर्चे बहू बेटे ही चलाते हैं, मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं बचता है। बड़े मुश्किल से एक मिठाई का डिब्बा मंगवाकर तुम्हारे लिए ला पाई हूं। अपनी मां की बात सुनकर गुंजन को समझ में आ जाता है कि वह भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। आज जब उसने अपनी मां को एक एक पैसे के लिए लाचार देखा तो उसे अपने किए पर बड़ा दुख होने लगा। इधर दूसरी तरफ निर्मला जी बहू के मायके बालों की बहुत अच्छी तरह से देखरेख कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर बार बार गुंजन के मन में यही बात आ रही है कि जब मेरी सास के मायके वाले आए थे तो मैं तो अपने कमरे से ही ना निकली थी, मिलने की तो बात दूर, जबकि मेरी सास ने मुझसे मिलने के लिए कहा भी था। लेकिन आज जब मेरे मायके वाले आए तो मेरी सास भाग भाग के काम कर रही है, उनकी देखरेख कर रही है। अब गुंजन को ऐसा लग रहा है कि कब उसके मायके वाले जाएं और अपनी सास से वह माफी मांगे और बात करें। जैसे ही उसके मायके के सभी लोग वापस गए, वह सास के पास जाकर गले लग जाती है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। मां जी, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में आपके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं। मैं यह तो भूल ही गई थी कि मुझसे पहले ये घर और रसोई आपकी भी है। अब आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। आप अपने हिसाब से घर का सामान मंगाइए और अपने हिसाब से खर्च कीजिए। मेरे खर्चों के लिए मेरे पति कमाते हैं, आपको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वैसे भी आप दोनों हमारी हर फरमाइश पूरी करते थे, फिर भी मैं आप लोगों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। बहू की आंखों के आंसू को पहुंचते हुए निर्मला जी कहती हैं,
बहू, तुम्हें समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें यह बात कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी। चलो, कम से कम तुम्हें यह बात समझ तो आई। तभी निर्मला जी का बेटा भी आ गया और सास बहू को गले लगकर रोते हुए देखता है तो कहता है, क्या हुआ गुंजन, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? इस बात पर गुंजन और निर्मला जी दोनों ही हंस पड़ती हैं और निर्मला जी पास में पड़े हुए डंडे को उठाकर बेटे को लगाते हुए कहती हैं, अब बस तुम्हें सुधारने की बारी है। हम दोनों सास बहुएं तुम्हें जल्दी ही सुधार देंगे। इस बात पर दोनों सास बहुएं हंसने लगती हैं, लेकिन मुकुल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।